हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। आज है 14 मई और 14 मई को जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे हम वो सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का यहाँ पे कोट ऑफ द डे देख लेते हैं, जो कि है सफलता केवल इस बारे में नहीं होती कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करते हैं, ये इस बारे में है कि आप दूसरों को क्या करने के लिए प्रेरित यहाँ पे करते हैं। ओके, तो इसी के साथ चलिए करते हैं क्लास स्टार्ट, जिसमें हम पहले मई के महत्वपूर्ण दिवस और उसकी थीम के बारे में देखते हैं, जो कि हमने अभी तक के टोटल 12 मई तक के हमने दिवस और थीम देख लिए थे। और आज हम बात करने वाले हैं 14 मई की, जो कि 14 मई को मनाया जाता है विश्व ओरिएंटिंग दिवस। ये दिन खेल और नेविगेशन कौशल को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है। बात करते हैं महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट करंट अफेयर की, जो कि पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में राज्य का पहला डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र है यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है? तो ये किया है देहरादून में। बात करेंगे इसकी, देहरादून के झाझरा क्षेत्र में राज्य के पहले डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र की शुरुआत यहाँ पे की गई है। यहाँ स्मार्ट किट पहल के तहत बच्चों को आधुनिक रूप से डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र के जरिए क्या किया जाता है, यहाँ पे जो भी है आंगनवाड़ी केंद्र में क्या होता है आप सभी को बताइए। बात करेंगे इसी क्रम में अगला डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र देहरादून की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। स्मार्ट किट पहल के अंतर्गत इसका उद्देश्य आंगनवाड़ी स्तर पर बच्चों को डिजिटल लर्निंग से जोड़ना यहाँ पे है। इसी क्रम में झाझरा केंद्र, जो कि देहरादून में है, ये महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की एक मॉडल परियोजना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम इसी क्रम में देखेंगे, जो कि अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार यहाँ पे बनाया गया है, राइट टू एजुकेशन। और यहीं पे बाल विकास परियोजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। और प्रथम राज्य की बात करें तो उत्तराखंड आंगनवाड़ी केंद्र को डिजिटल बोर्ड से लैस करने वाला चुनिंदा राज्य यहाँ पे बन चुका है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत दी जाने वाली मासिक सहायता राशि को बढ़ाकर कितना यहाँ पे कर दिया है? तो ये कर दिया है 5,000 रुपये, बढ़ाकर 5,000 कर दिया है मासिक आय को। पहले 3,000 थी, इसे 3,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया है। ये लाभ लाभार्थी के 21 वर्ष की आयु तक मिलता है। बात करें मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की, तो ये शुरुआत उसकी 2021 में विशेष रूप से कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए हुई थी। आयु सीमा 21 वर्ष तक की आयु के लिए भरण पोषण और शिक्षा की सुविधा यहाँ पे दी जाती है। संरक्षण की बात करें तो क्रियान्वयन इसका जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से किया जाता है। और बजट का प्रावधान 2025-26 के बजट में विशेष कोष का ध्यान यहाँ पे प्रावधान किया गया है। और पैतृक संपत्ति की बात करें तो अनाथ बच्चों के पैतृक अधिकारों और संपत्ति के संरक्षण का यहाँ पे प्रावधान भी रखा गया है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। उत्तराखंड के किस स्थान पर हिमालयन स्पाइस गार्डन विकसित यहाँ पे किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है रानीखेत के सोनी में। रानीखेत के सोनी क्षेत्र में विकसित ये उद्यान भारत का पहला केंद्र है जहां हिमालय मसालों पर शोध और संरक्षण किया जा रहा है। बात करें इसकी तो रानीखेत, जो कि रानीखेत के सोनी में एक गार्डन अल्मोड़ा जिले में मसाला उद्यान के रूप में प्रसिद्ध है। जम्बू और गंधरायणी की बात करें तो हिमालय के औषधीय मसालों का संरक्षण और शोध मुख्य लक्ष्य यहाँ पे है, जिसमें जम्मू और गंधरायणी यहाँ पे औषधीय मसाले हैं। कैंपा योजना की बात करें तो इस उद्यान का विकास प्रतिपूरक वनीकरण कोष के तहत यहाँ पे किया जाता है। रानीखेत के इतिहास की बात करें तो खेतों की रानी कहा जाता है और ये कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय भी यहाँ पे देखने को मिलता है। मसाला अनुसंधान की बात करें तो राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र कोझिकोड केरल में स्थित है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्होंने हाल ही में ई पहल शुरू की है? तो न्यायमूर्ति ऋतु बहारी यहाँ पे उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे अभी चल रही है वर्तमान में, जो कि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने कानूनी सहायता के लिए न्याय रथ भी लॉन्च किया है। बात करेंगे न्यायपालिका और न्यायमूर्ति ऋतु बहारी की, तो प्रथम महिला है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हुई है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। न्याय रथ की बात करें तो मोबाइल वैन सेवा को जो दुर्गम क्षेत्रों में मुफ्त कानूनी सलाहें देती है न्याय रथ योजना मोबाइल एप्लीकेशन है।
अनुच्छेद 214 के तहत क्या होता है, भारतीय संविधान के प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है। विधिक सेवा अधिकरण की बात करें, प्राधिकरण, तो गरीब वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। और शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। इसी क्रम में देखें अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूएन किस संस्था ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया है। तो ये किया है FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र और वैश्विक खाद्य सुरक्षा में पशुपालकों की भूमिका को महत्व देने के लिए ये वर्ष घोषित किया है। इसी क्रम में देखें, FAO यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका मुख्यालय रोम इटली में है और इसकी स्थापना 1945 में की गई है। भारत की भूमिका की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है भारत। खानाबदोश पशुपालन की बात करें तो हिमालयी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में ये मुख्य आजीविका है। और SDG 2 में यहाँ पे जीरो हंगर के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होता है। और पशुधन गणना की बात करें तो भारत में हर 5 साल में पशुधन गणना यहाँ पे आयोजित की जाती है। जैसे हर 11-10 साल में यहाँ पे जनगणना होती थी, जो 2021 में होनी थी, कोविड के कारण रद्द हो गई, अब 2027 में होने वाली है कंप्लीट, वैसे स्टार्ट हो गई है। वैसे ही ये पशुधन गणना जो होती है हर 5 साल में होती है। बात करते हैं, कल हमने SDG 2 की, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करी थी, जिसमें हमने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करी थी। तो आप वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 75 के तहत अपनी किस अंतिम स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का परीक्षण यहाँ पे पूरा किया है। तो ये किया INS वागशीर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे C। INS वागशीर का निर्माण मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो कि मुंबई में है, इसके द्वारा किया गया है। मेक इन इंडिया के तहत नौसेना को मजबूत करेगी ये योजना। INS वागशीर की बात करें तो स्कॉर्पियन श्रेणी के है, ये है पनडुब्बी। कलवरी श्रेणी की बात करें तो INS वागशीर स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियों में आखिरी है कलवरी श्रेणी। मझगांव डॉकयार्ड की बात करें तो इसका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स में हुआ है, ठीक है। फ्रांस का सहयोग की बात करें तो प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस की कंपनी जो नेवल ग्रुप है, इसका सहयोग इस पर मिला है। और इसका नाम का अर्थ क्या है, इसका नाम है हिंद महासागर की शिकारी सैंड फिश के नाम पर, जो कि वागशीर है, सैंड फिश है। स्टील्थ क्षमता की भी बात करें तो ये पनडुब्बियां दुश्मन के रडार से बचने में माहिर हैं, मतलब कि रडार में नहीं आएंगे दुश्मन की। अगले हम बात करें क्वेश्चन की, तो हाल ही में वर्ष 2026 के लिए प्रतिष्ठित टेम्पलेटन टेम्पलेटन प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया है एडन स्मिथ को, ठीक है। एडन स्मिथ टेम्पलेटन पुरस्कार विज्ञान और अध्यात्म के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है और ये दुनिया के सबसे बड़े व्यक्तिगत पुरस्कारों में से एक है, यानी कि पर्सनल आदमी को मिलता है, किसी ग्रुप वगैरह कंपनी वगैरह को नहीं मिलता है। बात करेंगे टेम्पल्टन पुरस्कार की जो और एडन स्मिथ की, तो पुरस्कार की राशि यहाँ पे 1.1 मिलियन पाउंड है, जो कि दुनिया के सबसे महंगे पुरस्कारों में से एक है। स्थापना इसकी 1972 में सर जॉन टेम्पल्टन द्वारा शुरुआत की गई थी। प्रथम विजेता 1973 में मदर टेरेसा इस पुरस्कार की पहली विजेता थी। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट तो है। क्षेत्र की बात करें तो अध्यात्म, दर्शन, विज्ञान, इसके बीच सेतु बनाने के लिए दिया जाता है और अध्यात्म का नोबेल, इसे अक्सर अध्यात्म का नोबेल भी कहा जाता है टेम्पल्टन पुरस्कार को, ठीक है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। तो ये किया है लक्ष्मीकांत राव को RBI का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। DICGC तथा अन्य महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी ये संभालेंगे। तो बात कर लेंगे RBI की कार्यकारी निदेशक की, तो यहाँ पर स्थापना RBI की पहले हम बात कर लेंगे 1935 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुआ था। RBI का ढांचा जिसमें एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होता है और एक कार्यकारी निदेशक होते हैं। MPC की बात करें तो कार्यकारी निदेशक मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन में मुख्य भूमिका यहाँ पर निभाते हैं। और DICGC की बात करें तो RBI की सहायक कंपनी है जो कि बैंक जमाओं का बीमा करती है। बात करेंगे मुख्यालय की, तो RBI का केंद्रीय मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसी क्रम में देखें, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की है। तो एक ये इंडोनेशिया ने स्वच्छ ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए
विशाल जल निकायों पर फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाने का मेगा प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया है। तो बात करेंगे स्वच्छ ऊर्जा की, तो इंडोनेशिया ने 2060 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य यहाँ पर रखा है, और भारत का कब तक का है, 2070 तक का है। ओके, भारत का सबसे बड़ा जो है ये ऊर्जा सोलर पार्क है, ये है रामागुंडम तेलंगाना में। ये तैरता प्लांट है रामागुंडम तेलंगाना वाला। लाभ की बात करें तो पानी का वाष्पीकरण यहाँ पे कम होता है और जमीन की बचत भी होती है। सौर संगठन की बात करें, सौर गठबंधन की, तो भारत संस्थापक सदस्य है, मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। ऊर्जा परिवर्तन की बात करें तो इंडोनेशिया कोयले से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर परिवर्तन कर रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन, एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल्स का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है लक्ष्य सेन ने, जो कि उत्तराखंड से संबंधित हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा निवासी हैं लक्ष्य सेन। इन्होंने एशियाई स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। उन्होंने फाइनल में जापानी खिलाड़ी को हराया है। बात करेंगे उत्तराखंड के गौरव का, तो अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। खेल उपाधियों में इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। 2022 में बर्गिंगम राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और थॉमस कप की बात करें तो 2022 में ऐतिहासिक जीत में लक्ष्य सेन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बैडमिंटन एशिया की बात करें तो इसमें एशिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भाग लेते हैं। बात करें इसी क्रम में, इसरो ने हाल ही में चंद्रमा पर मानव भेजने के लिए गगनयान 2 मिशन के लिए किस रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है क्रायोजेनिक इंजन CE-20। तो ये LVM M3 रॉकेट का हिस्सा है। इस परीक्षण की सफलता का भारत के चंद्रमा पर लैंडिंग के अगले चरण के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनेगी। क्रायोनिक इंजन की बात करें जो कि CE-20 है, गगनयान मिशन ये भारत का पहला मानवयुक्त मिशन है। बात करें इसमें क्रायोजेनिक तकनीक की, तो इसमें बहुत कम तापमान पर तरल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। LVM-3 की बात करें तो ये इसरो का सबसे भारी लॉन्च वाहक है। इसका पुराना नाम क्या है, GSLV मार्क 30 था, मार्क 3। इसरो के अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में S सोमनाथ हैं। श्रीहरिकोटा यहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सभी रॉकेट प्रक्षेपण किए जाते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, हाल ही में नियुक्त भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजीव पुरी। संजीव पुरी ITC के अध्यक्ष से इन्होंने 2025-26 के कार्यकाल के लिए CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। बात करते हैं CII की, तो यह भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना 1895 में हुई थी। गैर सरकारी संगठन ये है। औद्योगिक विकास की बात करें तो ये औद्योगिक नीतियों को बनाने में सरकार की सहायता करती है और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। ITC संजीव ये बता दिया है। अर्थव्यवस्था की बात करें 2026 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। अभी तो 5 नंबर पर है खेल। बात करेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस पायदान पर रहा है? तो ये 157वें पायदान पर रहा है। देख लेते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो ये रिपोर्ट्स जो सूचकांक है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है, जो कि पेरिस स्थित है। मानक की बात करें तो पत्रकारिता की सुरक्षा, विधायी ढांचा और सेंसरशिप के आधार पर मूल्यांकन करती है। नॉर्वे का वर्चस्व हमेशा बने रहता है, लगातार प्रथम स्थान पर बना रहता है। अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का मुख्य आधार है। 3 मई को हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 14वां, 2026 के फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश या देश समूह करेगा? तो ये करेगा अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। 3 देश करने वाले हैं इस बार के फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन। ये पहली बार होगा जब 48 टीमें विश्व कप में भाग लेंगी। ये टूर्नामेंट उत्तरी अमेरिका के 3 देशों के 16 शहरों में आयोजित किया जाएगा। बात करें फीफा विश्व कप की, तो 48 टीमें पहली बार खेल रही हैं। पहली बार 32 के बजाय 48 टीमें हिस्सा लेंगी। पहले से 32 टीमें ही मात्र लेती थी हिस्सा, इस बार 48 टीम ले रही हैं। संयुक्त मेजबानी यहाँ पे 3 देश कर रहे हैं, जिसमें USA, मैक्सिको और कनाडा मिलकर मेजबानी करेंगे। फाइनल का स्थल यहाँ पर फिक्स हो चुका है, न्यूयॉर्क के मेट लाइफ स्टेडियम में। मैक्सिको का रिकॉर्ड, हमेशा मैक्सिको 3 बार विश्व कप मेजबानी करने वाला पहला देश बनेगा। ठीक है, और पिछला विजेता कौन था? 2022 का पिछला विजेता था अर्जेंटीना, इसने जीता था 2022 का। बात करें इसी क्रम में, लास्ट क्वेश्चन आज का, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2026 में तटीय राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है तमिलनाडु। तो बात करें, तमिलनाडु ने लॉजिस्टिक्स और निर्यात नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन के कारण महाराष्ट्र और गुजरात को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। बात करेंगे निर्यात तैयारी सूचकांक 2026 की, तो यहाँ पे
नीति आयोग द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। तमिलनाडु भारत का ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स हब इस सूचकांक में अग्रणी है। तटीय लाभ की बात करें तो तटीय राज्यों का भारत के कुल निर्यात का 70% से अधिक योगदान होता है। और ODOP की बात करें तो हर जिले में को निर्यात अपनाने का काम किया जा रहा है। लॉजिस्टिक्स की बात करें तो बेहतर कनेक्टिविटी से निर्यात क्षमता में काफ़ी वृद्धि यहाँ पे देखने को मिली है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कल के क्वेश्चन के आंसर के, जो कि पूछा गया था। अरावली का विस्तार भारत के 4 राज्यों में है। दूसरा था पश्चिमी घाट का विस्तार भारत के 6 राज्यों में है। तो आंसर इसका उत्तर भी था केवल 2, क्योंकि पहला क्वेश्चन इसलिए गलत था कथन, क्योंकि अरावली पर्वतमाला का विस्तार केवल 3 राज्यों में है, जो कि गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। बात करेंगे एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। तकनीकी रूप से 4 राज्य नहीं है, 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा कथन इसलिए सही था क्योंकि पश्चिमी घाट का विस्तार 6 राज्यों में है, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है। तो ये था कल का आंसर। आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत किस उद्देश्य से की थी। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसमें से सही आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्लास। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।